अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इमरान खान ने जो तहरीक शुरू की थी जिसको हकीकी आज़ादी का नाम दिया था, अब उसका आखिरी मरहला आ गया है और आखिरी मरहले में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया था और लॉन्ग मार्च आज से उसका आगाज़ लाहौर से कर दिया गया है। और इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, मुख्तलिफ मराहल हैं और ये सिर्फ एक दिन का लॉन्ग मार्च नहीं है। ये इस्लामाबाद पहुंचने तक इसको एक वीक भी लग सकता है, इससे ज़ायद का वक्त भी हो सकता है। इस दौरान क्या कुछ हो सकता है, ये अहम सवाल है। इसका आउटकम क्या होगा, ये भी अहम सवाल है। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत का लॉन्ग मार्च के ऊपर रद्द-ए-अमल ये है कि ये लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है और खूनी करार दिया है हुकूमत की जानिब से इस लॉन्ग मार्च को। लेकिन हक़ाइक़ क्या होंगे इस लॉन्ग मार्च के हवाले से? मामलात कहाँ पर जाकर संभलेंगे या फिर संभलेंगे नहीं, मज़ीद कशीदा होंगे, इंतशार की तरफ बढ़ेंगे? आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कल की गैर मामूली और तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जी हाँ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले DGISI हैं जिन्होंने बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जर्नलिस्ट के सवालात के जवाबात भी दिए हैं। ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और ये गैर मामूली हालात में भी की गई है। तारीखी है, तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी DGISI ने आकर कौम को और सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात दिए हों। मामलात इतने कशीदा, इतने तल्ख हो चुके थे कि इस बार खुद DGISI को आकर ब्रीफ करना पड़ा कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या सोचते हैं और क्या आगाह करना चाहते हैं। दो तीन उन्होंने अहम पॉइंट्स जो रेस किए, जो उन्होंने जिन सवालात के जवाबात दिए, एक तो साइफर का मामला था। उन्होंने इसको बिल्कुल साजिश या फिर इसको ये कहा कि किसी गैर मुल्की के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने इस बयानिए को रद्द किया और ये यकीनन अवाम के लिए क्लैरिटी थी। दूसरा अहम मामला जो कि बेनकाब भी हुआ, कौम के सामने भी आया कि जिस प्रिंसिपल्स की इमरान खान साहब बात करते थे, जिसकी वो ये बात करते थे कि यहाँ पर मेरिट होना चाहिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि आप मुझसे एक्सटेंशन ले लें, अगर आप दूसरों की एक्सटेंशन एक्सेप्ट करती हैं तो मुझसे एक्सटेंशन ले लें, लेकिन तहरीके अदम एतमाद को आप नाकाम बना दें, इसको आप नाकाम बनवाएं। ये इमरान खान साहब का मुतालबा था और इसको इमरान खान साहब ने खुद इंडोर्स किया अपने कल के इंटरव्यू में। और उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने ये कहा था कि आर्मी चीफ को कि वो एक्सटेंशन उनको दे सकते हैं। यानी कि वो मैरिट की बात करते हैं, असूलों की बात करते हैं, लेकिन वो खुद अपनी हुकूमत बचाने के लिए, तहरीके अदम एतमाद को वापस करने के लिए आर्मी चीफ को इंटरवीन करने का कह रहे थे और यू कैन से ब्राइब भी कर रहे थे। और तो ये मामला थे, ये आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये बराह रास्त इदारे और इमरान खान की लड़ाई लगती है। तलखी इस कदर बढ़ चुकी है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। तो इसको आगे किस तरह से देखा जाएगा और क्या कोई मीडिएशन भी हो सकती है, अभी भी वक्त है कि हम इस बात को संभाल लें। हमारे साथ जो गेस्ट हैं जो बात करेंगे, सदीक अल फारूक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद अली साहब ने। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे नसीम सदीकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं क्योंकि चाहूँगी कि कल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर बात कर ली जाए। कर्नल साहब, ये गैर मामूली थी, तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप क्या, जाहिर है कि आप का क्या इसके ऊपर रद्द अमल है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, वजाहत आना, ये कौम के लिए अच्छी बात है? जी देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अनप्रेसिडेंटेड थी क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि DGI जो है वो आए और उनको इतनी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो कि वो पब्लिक स्फेयर में आके जो है वो जो उनके खदशात हैं या जो उनकी तरफ से जो वो कहना चाहते हैं उसको इस तरह से खुले बिल्कुल, और वो भी जर्नलिस्ट के सामने जो कि एक जिन्होंने उनसे सवाल भी किए जिसके उन्होंने जवाब भी दिए, वो ये करें। देखें, इसका अब बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं ये समझता हूँ कि शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5-6 महीने से आप देखिए तो एक बहुत पोलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी, और उस पोलिटिकल अनसर्टेनिटी और पोलिटिकल प्रोसेस तो ज़ाहिर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक का राइट है, लेकिन जब बहुत सारी जो है वो
एक नैरेटिविटी ऐसे डेवलप की जा रही थी कि जिसमें जो है किसी इदारे की या इदारों की या शख्सियात की उनकी तज़हीक हो रही थी, जो कि एक किसी भी नैरेटिव से बाहर की चीज़ है। तो फिर जाहिर है कि वो बड़ा अरसे तक तो वो चीज़ें देखी जाती रहीं, लेकिन फिर एक स्टेज जब आ गई और वो जो रेड लाइन बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही थी, तो फिर आके उनको जो है बताना पड़ा और खुद आके ये जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो देखिए कि इस वक्त जो है वो कंट्री की जो इंटेग्रिटी है या सालमियत है, या जो एक आप जिसको कह लीजिए कि जो कंट्री का जो मुस्तकबिल है, वो हर कंट्री का उसकी इकोनॉमी पे, उसकी सोशियोलॉजी पे, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे और उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ये सारी चीजें जो हैं उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए या हो रही हो या करने की कोशिश की जाए हो रही हो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, इंटरनली कोई कर रहा हो या एक्सटर्नली कर रहा हो, तो आई थिंक फिर चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये क्यों हो रहा था, मैं ये समझता हूँ कि शायद इंटरप्रिटेशन का और शायद उसका कुछ पॉलिटिकल मेटाफर का कुछ शायद इशू है कि शायद वो ये चीज समझ नहीं आती है कि कहाँ किस मेटाफर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे किस चीज की कितनी वजाहत करनी है। तो शायद उस जी ठीक है, पॉलिटिकल एक्सुबरेंस में बहुत सारी ठीक है जी, वजाहत की और क्लैरिटी आई इसमें, यकीनन ये एक मौक़िफ़ आया और इसमें बहुत क्लैरिटी आई है। नसीम सिद्दीकी साहब है, मैं नसीम सिद्दीकी साहब, बड़ी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, डिस्कस किया जा रहा है कि अब ये नौबत क्यों आई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि ऐसा खुद आके ब्रीफ करना पड़ा, बताना पड़ा इस वक्त कौम को, लेकिन इसकी टाइमिंग को भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत रखती है और इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस नहज पे मेरे ख्याल से बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इदारे अक्सर जो है वो बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पॉलिटिक्स के अंदर ना दाखिल हो, लेकिन बार बार अगर उनके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, उनके सिपहसालार के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, गो के पहले भी होते रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना जो गुस्सा है वो निकाला था इसी तरह। फिर इमरान खान साहब पिछले काफी दिनों से तवातर के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना लबरेज कर जाता है, जो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो मुफाहमत की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ये पोलराइजेशन बढ़ती चली जाएगी, पहले तो आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कितनी पोलराइजेशन हो गई है, उस पोलराइजेशन का असर जो है वो हमारे पेशे के ऊपर भी पड़ा और सहाफियों में भी पोलराइजेशन शुरू हो गई, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। और अगर इन बातों में इदारा भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, इदारे पे इस तरह कीचड़ उछाला जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल से हालात बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज नसीम सिद्दीकी साहब बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आप बात भी करते हैं, जाहिर है अब आप डीजी ISPR की ब्रीफिंग्स में भी जाते हैं और इसके अलावा इमरान खान साहब को भी क्लोजली आप मॉनिटर करते हैं। एक तो ये चीज़ बताइएगा कि इमरान खान साहब के वो तमाम मौक़िफ़ की तरदीद हो गई है जो उन्होंने अपने बयानिए में कैरी किया था। एक तो ये है कि वो साइफ़र का मामला भी फ्लॉप, उन्होंने कहा कि ये साजिश नहीं थी। दूसरा, ये जो न्यूट्रल जानवर मीर जाफ़र, मीर सादक ये जो कहते थे, ये बड़ा दिली दुख हुआ मुझे कि हमारे जो इदारे हैं उनके बारे में इमरान खान साहब ऐसा कह रहे हैं और उनको ये कहना पड़ा कि हम गद्दार नहीं हैं, साजिशी नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि इस तरह से करें अपनी सियासत के लिए। देखें, जिस तरह न्यूट्रल की बात की जाती है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि जब क्रिकेट का दौर था, यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने न्यूट्रल अंपायर लाने की बात की थी, यानी कि न्यूट्रल जो होता है वो अच्छा होता है, न्यूट्रल अंपायर आएगा तो वो बेहतर तरीके से फैसला कर सकेगा। तो अगर यहाँ पे भी फौज कहती है कि हम ये पॉलिटिकल हो गए हैं, तो उनको फिर बार बार मेरे ख्याल से नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का जिस तरह सिस्टम चल रहा है, बहरहाल कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होती है। जो हमारे मुल्क की हालात है, जिस तरह दहशत गर्दी की जंग पाकिस्तान ने लड़ी, तो हमें बड़े एक मुश्किल वक्त से निकल के आए हैं। और फिर हमारा यहाँ पे एक ये वतीरा है कि हम पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हाँ, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई
ब्लैक शीप्स होती हैं और हमारे लेकिन bureaucracy अपने में मकासद के लिए ठीक है एक बयानिया बनाना, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार ना करे, अदा ना करे, और दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं, आप तो खुद भी उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है कि भाई आप तहरीक अदम एतमाद वापस करवा दो, और ये कामयाब ना हो तो आपको मैं एक्सटेंशन भी दे दूंगा, आप मुझसे ले लेंगे, तो उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। सदीक अल फारूक साहब जी, आप इसका जवाब दीजिएगा कि ये खान साहब का ये जो दोहरा मयार है, इस पर क्या कहेंगे आप? कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन मैं दे दूंगा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया रशीद साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपके दो फाजिल मेहमानों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं ये अर्ज करूँगा कि इनका अपना क्लिप अगर आपके पास होगा चलाइए, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए और ये अच्छा है। फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कभी कहते हैं मेरे वज़ीर आज़म की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि उसका टेलीफोन टेप हो, फिर कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब की शख्सियत दोगली शख्सियत, पहले दिन से वो एक बात कहते हैं फिर यू टर्न लेते हैं, फिर दोबारा कहते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। अब तक वो 200 यू टर्न ले चुके हैं, और फिर इसके दिफा में उन्होंने कहा जो यू टर्न नहीं लेता वो तो बड़ा लीडर नहीं होता। गोया झूठ बोलने वाला और बात वादा करके मुकर जाने वाला जो है वो बड़ा लीडर। अच्छा, ये तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जैसा कि कल DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि भाई हमें नहीं हिस्सा लेना चाहिए और माजी में गलतियां हो गई। एक तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि इस पे सब इदारे, सारी सियासी पार्टियां मिलके एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की तरह बना दें, ताकि हम माजी को सलात, गुज़श्ता रा सलात और आइंदा रा एहतियात, माजी की चीज़ों को सामने ले आएँ, हर कोई अपनी गलती का इतराफ़ करे और हम क्लीन स्लेट से बिस्मिल्लाह करें, आगे जाएं, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी रियासत मजबूत हो, फले फूले, हर कोई अपने आईनी हुदूद के अंदर रहे, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। सदीक अल फारूक साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो तो हर भी जो भी अगर किसी इदारे में काम करते हैं तो वो भी ओथ लेते हैं, अगर कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो भी ओथ लेते हैं, तो वो तो ओथ ही मेरे ख्याल में काफ़ी है कि आपने वफादार रहना है इस मुल्क के और इस कौम के साथ। मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने साइफर की जो बात की और DGISI ने भी बात की, तो इससे पहले खुद इन्हीं की पार्टी के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कहा कि साइफर में साजिश वाली कोई बात नहीं थी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार से महरूम होके इमरान खान साहब कुछ मायूस से हो गए। तो मायूसी में आप इस तरह की बातें करेंगे? आपकी अपनी जो ऑडियो लीक हुई है जिसे आपने तस्लीम किया है, उसमें आप बता रहे हैं कि लेट अस प्ले विद इट, आओ इसके साथ खेलें, और आपका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कहता है जी मिनट्स लेना वो तो मेरे हाथ में है, मैं मिनट्स ठीक कर लूँगा, और फिर आप वो मिनट्स वाली चीज़ें लहराते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये सारा झूठ किस लिए? आप अपने पाकिस्तान के ताल्लुकात गैर ममालिक से तबाह करते हैं, आप अपने सफ़ीरों को बेतौकीर करते हैं ताकि आइंदा कोई उनके साथ बात ना करे, कि वो अगर केबल भेजते हैं, साइफर भेजते हैं जो 3 से 5 आदमियों तक महदूद रहता है, आपने उसको सियासत का मौजू, और वो भी धोखाधही के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आपने ठीक है। अब तो क्लैरिटी आ गई है कि साजिश कहीं पर भी नहीं हुई है। यहाँ पे ब्रेक करनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कल की ब्रीफिंग के बाद से इमरान खान के बयानी को कितना दचका लगा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान सब तो वहीं के वहीं कायम है। उन्होंने तो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी कर दिया है, तो लॉन्ग मार्च का आगे जाकर आउटकम क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अगर हम देखा जाए कि DGISI की प्रेस ब्रीफिंग पर क्या इमरान खान पर कोई असर हुआ है, तो लगता यूं है कि मामलात मज़ीद बिगड़े हैं, बेहतर नहीं हुए। इमरान खान सब अब जहां पर XYZ का नाम लेते थे, अब बराह रास्त नाम ले रहे हैं। क्या वजह है, आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? कर्नल साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने तो इसको नहीं सीरियस नहीं लिया, या आप ये कहें कि इसको इग्नोर किया है, वो अपनी एक स्ट्रेटजी सामने रखे हुए हैं, बल्कि मज़ीद जारहाना हो गए हैं। पहले XYZ करते थे, अब तो नाम लेना शुरू हो गए हैं। आपने अब देखें कि लिबर्टी चौक में जो उनका पहला पड़ाव था, उसमें उन्होंने नाम लिए, तो ये मामला तो मज़ीद ख़तरनाक हो रहे हैं। पहले भी कह रहा था अभी जैसे दोनों मोहतरम पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने बड़ी ठीक बात की है जी, कि देखें देखना ये है कि इस वक्त जो मुल्क की क्या सूरत हाल है, और आपने ये देखना है कि ये जो आपका जो डिस्कोर्स है, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं किसी भी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो जो है वो जो आपका जो एक क्योस है, जो अनसर्टेनिटी है, चले मैं क्योस तो नहीं कहता, अनसर्टेनिटी कह लें, उस अनसर्टेनिटी में इजाफा कर रही है। अगर उस अनसर्टेनिटी में इजाफा हो रहा है तो जाहिर है एक आपकी इकोनॉमी, आपकी सोशियोलॉजी, आपका सब कुछ, सोसाइटी, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, और ये मजीद डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी ये उस टाइम पे जब दुनिया जो है एजेंडा 2030 की बात कर रही है, लोग नेक्स्ट डिकेड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और हम जो है वो एजेंडा 1960 की बात कर रहे हैं, एजेंडा 1970 की बात कर रहे हैं, एजेंडा 1980, 2000 के क्या हुआ था। सो हम अभी तक वी आर फ्रोजन इन टाइम। अभी हमें जैसे बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि जी अभी टाइम से आगे निकलना चाहिए। और देखें, जो एलिगेंस होती है, ये खाली जो ओथ है वो पार्लियामेंटेरियंस या इदारे के लोग या फौज के लोग ओथ नहीं लेते। आर्टिकल 5 के तहत हर पाकिस्तानी इज अंडर ओथ टू बी लॉयल टू द कंट्री। तो लॉयल्टी को आई थिंक कि इन सारी चीजों के साथ, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये मेटाफर का इशू है, पॉलिटिकल मेटाफर, आई थिंक इन सारी चीजों के साथ जैसे ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, अब ये पॉलिटिकल मेटाफर भी डिफाइन हो जाने चाहिए। और ये जो क्योस है, ये जो चीजें हैं, देखिए आप, लेकिन ये क्योस तो खत्म नहीं हो रहा ना, ये तो आगे बढ़ेगा ही। कर्नल साहब, मेरा यही तो सवाल था कि इमरान खान साहब तो मजीद जारहाना हो गए हैं, उन्होंने तो अब तनकीद बराह रास्त शुरू कर दी है, तो उन पर तो कोई असर नहीं हुआ। देखिए, अगर कोई किसी एक पॉलिटिकल मतलब एक पॉलिटिकल एक्सट्रीम का एजेंडा है कि उसने अगर जारहाना होना है और एक एक्सट्रीम पे जाना है, तो जो बाकी भी तो देखिए ना पॉलिटिकल स्ट्रीम के अंदर बाकी भी तो रीजन क्या है कर्नल साहब? यही मामला है, रीजन क्या है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या रीजन है कि उन्होंने एकदम से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है? ये भी देखा है कि DGISI ने खुद आके ब्रीफ भी कर दिया है, क्लियर भी किया है, अपना एक मौकफ भी दिया है। इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, पीछे नहीं हटे अपने किसी मौकफ से। क्या वजह है कि वो इस टाइमिंग में ही क्यों चाहते हैं कि वो अपने लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाएं? देखें, जब मैं जैसे बात कर रहा था कि जब अनसर्टेनिटीज हैं, तो जब एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हो तो जाहिर है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, जब वो लगता है किसी लीडर को कि वो और बढ़ गई हैं, तो वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है, फिर दूसरी साइड से उसको काउंटर किया जाता है या स्टेट की तरफ से, तो फिर और अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं। तो ये एक ऐसा ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। तो ब्रेक कैसे होगा? ये जाहिर है कि आइस ब्रेक कैसे होगी? नसीम सिद्दीकी साहब जी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ जी। तो उसी तरह रिकंसिलिएशन से ही ब्रेक होगी और पॉलिटिकल आई थिंक के डायलॉग के ऊपर और डिस्कोर्स से ही खत्म होगी। वो तो सड़क पे कभी भी आज तक खत्म नहीं हुई और अभी भी खत्म नहीं होगी, जाहिर है। लेकिन एक जो एक इंस्टीट्यूशन का अपना रोल है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो किस सतह पर जाकर कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो ये ब्रेक हो सकते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब तो मजीद जारहाना हो गए हैं और उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज भी कर दिया है, तो वो अब आपको क्या लगता है कि वो किस मूड में है? अभी तो वो पीसफुली चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च हो और ये एहतजाज हो, ये उनकी तहरीक चले, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका मूड क्या है इस वक्त? क्यों वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे ये एहतजाज हो? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्शन, इमरान खान से तो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी, अब इलेक्शन तो अभी वो खुद कहते हैं नहीं हो सकते, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च की सूरत में? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो सिंपली ये इनका यही है कि भाई आप इलेक्शन करवा दें, जनरल इलेक्शन करवा दी जाए, उनकी यही डिमांड है। लेकिन जो आप जाराना अंदाज की बात कर रही हैं, देखिए पॉलिटिक्स में जाराना अंदाज तो लेना पड़ता है,
जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, अपोजिशन थी, तो किस तरह वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर हमले किया करते थे, या जरदारी साहब के बारे में जो बातें हुआ करती थी, और उसके बाद जब जरदारी साहब उनको जवाब देते थे, या इवन आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इनको ज़ियाउल हक का बेटा करार देते थे। तो जारहाना स्टाइल तो थोड़ा इख्तियार करते हैं लोग सियासत में, लेकिन मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि सियासत को सियासत ही रखें। जो आपके सियासी हरीफ हैं उनको एक तहजीब के दायरे में रहते हुए जरूर मुखातिब किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है ये खत्म हो। और मेरे ख्याल से इदारों के साथ जो भी मामला है वो दो कदम पीछे हट जाया जाए, उनको ना इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये पोलराइजेशन इदारों तक पहुंच गई, खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई डिवीजन पैदा हो जाती है, जिस तरह साफियों में हो गई है, पॉलिटिशियंस में हो गई है, फैमिलीज के अंदर हो गई है, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और जिस तरह हमारे इदारे, पाक फौज, उसके जवान पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं, ये उनसे पूछे एक आज़ाद मुल्क का तोहफा जो लोग फलस्तीन में रहते हैं या जो लोग मकबूज कश्मीर में रह रहे हैं, एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क क्या होता है। तो हमें इसकी कदर करनी पड़ेगी, अपने पाक फौज की कदर करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको ग्रीवेंसेस है किसी डिपार्टमेंट से या किसी एक क्वार्टर से, उसको बंद कमरों में बैठ के सॉल्व करें, उसको सड़कों पे ना लाएं, क्योंकि जो हमारा जवान बॉर्डर पे पाकिस्तान के लिए अपनी जान के नजराना देने के लिए बैठा हुआ है, और दहशतगर्द हर वक्त उनकी ताक में बैठे रहते हैं या दुश्मन उनकी ताक में बैठे रहते हैं, इदारों को पोलिटिसाइज नहीं करना, डिमोरलाइज, बिल्कुल इदारे को इस तरह से तनकीद नहीं करना चाहिए। सिद्दीक अल फारूक साहब, इमरान खान ने लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है, ये पहले पड़ाव को आप कैसे देखते हैं? कितना ये जोश और जज्बे वाला आगाज़ है कि आपको लगता है कि ये आगे चलकर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, एक तो मैं पहले अर्ज करूं, दोनों पार्टिसिपेंट्स पैनलिस्ट ने बड़े दानिश, अक्ल वाले और अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं। तो अच्छा मशवरा और दानिश वाला मशवरा इमरान खान पर कोई असर नहीं करता। अब उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और जैसा कि आपको मालूम है, उन्होंने कहा था मैं जुमेरात या जुमे को ऐलान करूंगा कि किस तारीख से हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। लेकिन जो ही अरशद शरीफ की शहादत हुई, उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी उन्होंने इस शहादत को अपने सियासी एजेंडे की बुनियाद बनाने की कोशिश की। वो आप देखेंगे कि मामलात होते क्या हैं, कहाँ डांडे मिल रहे हैं, कौन इसमें किसका किरदार है, वो इस पे अगर आप गरम करेंगे तो मैं बात करूं। तो यह है कि आज के लॉन्ग मार्च के हवाले से मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा, सुना, मैंने अपनी रिपोर्ट्स ली, तो वो तो इमरान खान की अपनी तवक्को के खिलाफ ही रहा। पहले उन्होंने हर अपने MNA और MPA को कहा कि जी 10,000 आदमी तो 5,000 आदमी लेके आए, अब वो 1,500 पे आ गए। दूसरी बात है कि आपने कहा जी कि इसका अंजाम क्या होगा, यानी वो बहुत जारहाना हो गए हैं। वो एक अपने तौर पर एक जो है ना वो तस्वीर बना के बैठे हुए हैं, जिस तरह उन्होंने तस्वीर पहले भी बनाई थी 2014 में, 1 लाख मोटरसाइकिल में लेके साथ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, यहाँ 50,000 भी ना पहुंचे। और फिर आप उसका कि नीचे बंदा कोई नहीं होता था। मुझे वो दिन बहुत याद है, जिस दिन वो कंटेनर्स पे अकेले खड़े वो ऐलान कर रहे थे, आओ ना घरों से बाहर निकलो, मैं 62 साल का हो गया हूँ, देखो पहुंचो, मैं ये करूंगा और मैं वो करूँ, और लोग नहीं थे। तो अब वो ऐसे ही आप देखिएगा, आप देख लें कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोगों के लिए मैसेजेस हैं, बहुत से लोगों के लिए पैगामात हैं, बहुत से लोग इस तरह के लॉन्ग मार्च में नहीं शामिल होंगे जिसमें वो इदारों को तबाह करना चाहें। ठीक है कि फौज ने सियासत में हिस्सा लेने पर अपनी गलती का एहसास कर लिया और उन्होंने कहा बस नहीं, न्यूट्रल। लेकिन अगर उनके अंदर जो फूट नहीं डाल सकेंगे, ये बात मैं कह दूं, अभी नसीम सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, नहीं, फौज में ये फूट नहीं हो सकती। उनका बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है और वो कमांडर की, अपने लीडर की, जो भी जिस हैसियत में हो उसको फॉलो करते हैं, जिंदगी और मौत की कीमत पर करते हैं। वहाँ वाई और अपना वेयर की बात ही कोई नहीं है, वहाँ बस जब कह जाता है तो वो उस पर अमल करते हैं। इसलिए
मुझे इस बात का खतरा नहीं है, लेकिन अवाम को उनके मुकाबले में खड़ा करने की बात हो सकती है, जो इंशाअल्लाह हम लोग नहीं होने देंगे। और खुद जब फौज उस मौजू से पीछे हट रही है तो हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो इनके लॉन्ग मार्च को आने दें, पहला मरहला कुछ भी है देख लीजिएगा। मैं आज अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस बात को गलत नहीं होने देंगे कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम होगा। राइट, मामला तो यहाँ पर अब लेकिन तक की जो खबरें भी है, इत्तलात भी है और जो सामने भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है, उसके मुताबिक तो ये है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर लाहौर से निकल चुके हैं और अब वो इस्लामाबाद की तरफ उनकी मंजिल होगी। ये मंजिल पर जाकर क्या होगा और इस दौरान क्या हो सकता है, इस पर सवालात करेंगे, जवाबात लेंगे, तज्जिया हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। इस दौरान क्या कुछ हो सकता है? कर्नल साहब आप बताइए कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया, इमरान खान साहब ने वक्त लिया है, खासा वक्त लिया है इस्लामाबाद पहुँचने तक। इस दौरान शायद वो ये चाहते हैं कि कोई मामलात आगे बढ़ें और कोई मामलात तय कर लें। तो क्या कौन तय कर सकता है और किस किस्म के मामला तय हो सकते हैं? इमरान खान साहब का मुतालबा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? इमरान खान साहब को कैसे राजी किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है जब कोई इस किस्म की मार्च शुरू करती है तो उसमें बड़ा जोशो खरोश नजर आता है। मुस्लिम लीग नून अपना पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी रही है। जब भी उन्होंने कोई जलसे जुलूस करना चाहे तो बड़ा एक उसमें जोशो खरोश नजर आता था। पीपल्स पार्टी ने जब भी जलसे किए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से निकले तो वो काफी एक बड़ा जुलूस था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो पंजाब पहुंचे। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और इसे हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी तक ही रखना चाहिए। नहीं, यानी कि इमरान खान साहब जो ऑब्जेक्टिव लेकर चलना चाह रहे हैं उसमें क्या कोई अचीवमेंट उनको हो सकती है? देखिए, वो तो एक ही उनकी डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन करवाई जाए। वो 2014 में भी बहुत बड़ा धरना लेके बैठे थे इस्लामाबाद में, लेकिन इलेक्शन तो 2018 में ही हुए थे, क्योंकि अर्ली इलेक्शन में अभी कोई आईनी और कानूनी जवाब ऐसा नहीं निकल रहा। आपको पता है कि जरदारी साहब के दौर में जब 18वीं तरमीम हुई उस वक्त 58(2) भी खत्म कर दिया, जो सदर के पास इख्तियार होता था। अभी तो ये सिर्फ इख्तियार वजीर आजम के पास है कि वो एडवाइस भेजे सदर को असेंबलियां तोड़ने की और उसके बाद जनरल इलेक्शन अनाउंस हो। ना इसमें एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा कर सकती है या ऑर्डर कर सकती है, ना पिया कोई ऑर्डर कर सकती है। तो इमरान खान साहब अपना प्रेशर बिल्डअप रखेंगे। हो सकता है कि उनके जहन में हो कि शायद 10 या 11 महीने बाद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता रहूं, ताकि जो मेरी पॉपुलैरिटी है, जो मेरी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, वो नीचे ना आए। और दूसरी तरफ आप देखें कि इस वक्त अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में देखती हैं तो सिर्फ आपको इमरान खान ही इस वक्त पॉलिटिकल फील्ड में नजर आ रहे हैं। उनके मुकाबले पे जैसे मरियम नवाज शरीफ है, अपने वालिद से मिलने गई है, उनके कोई अपना पर्सनल मेडिकल का मामला भी था, वो मैदान में मौजूद नहीं है। हमजा शहबाज भी इस वक्त मैदान में नहीं है। तो सियासी मैदान में उनकी कोई भी पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर रही कि नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और ये सिर्फ इस्लामाबाद जाएगी और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि डैमेजिंग होगा ये पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, कि वो जाएंगे और उनकी ये लॉन्ग मार्च की मूवमेंट से उनका कोई आउटकम भी ना आए जो जाहिर है पॉलिटिकली उनके लिए बूस्ट अप होगा? नहीं, वो अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि जब लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचे तो फिर वो यहाँ धरना देने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह 25 मई को हुआ था कि उन्होंने देखा कि तादाद बहुत कम है और कुछ शेलिंग वाले मसाइल थे, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। तो यहाँ जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अगर तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा जुलूस हुआ जो कि बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकता हो, तो फिर शायद कोई तीसरी कुव्वत बीच में आके कोई मसालत करा दे, जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है। और अगर उन्होंने देखा कि इतना बड़ा जुलूस जलसा नहीं रहा,
तो वो उसको एक अपनी विक्ट्री करार दे के कि एक हफ्ते की लॉन्ग मार्च की है और हम नए लाइमल का जी ठीक जो है, वो ऐलान जी ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट ने किस तरह से टैकल करने के लिए, जाहिर है कि ये पंजाब तो पूरा रूट पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट का है, चौधरी साहब खुद वेलकम कर रहे हैं, गुजरात में भी वेलकम करेंगे खान साहब को, लेकिन उसके बाद पिंडी पहुंचने के बाद इस्लामाबाद में उनकी एंट्री कैसे मुमकिन होगी? गवर्नमेंट ने किस तरह की तैयारी कर रखी है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बड़े इफेक्टिव रहे पहले धरने में, और इस धरने को लेकर या इस लॉन्ग मार्च को लेकर वो किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी है? शेलिंग, ये भी कहा जा रहा है हेलीकॉप्टर और इस तरह की कोई शेलिंग का भी प्लान किया गया है? जी, मैं अर्ज करूं? जी 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 सिद्दीक अल फारूक साहब, आप बता दिए गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटजी सोच रखी है? मैं पहली बात तो ये कि फैसल वावडा ने इनका सारा मंसूबा जो है ना वो लीक कर दिया, बल्कि ऐलान ही कर दिया कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और बहुत लाशें और बड़ा खून हो। ये अब हुकूमत के पास ये खबर भी है कि जनाब कासिम सूरी और आफरीदी वगैरह जो हैं वो कुछ ऐसे जत्थे ला रहे हैं जो ये काम करेंगे। और पिछली दफ़ा 24 मई को पीटीआई के बड़े 2-3 लीडरों ने कहा था कि हमारे लोगों के पास असला भी है। तो इसलिए असल बात ये है कि क्या ये खून बहाना चाहेंगे? अगर ये खबरें मुसद्दिका हुई तो फिर ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि इसको 100 बातों की एक बात कि फिर मरकजी हुकूमत जिसने पूरी ताकत इकट्ठी कर ली है हर हरबा इस्तेमाल करेगी अगर इन लोगों ने कानून हाथ में लिया, और इनका लॉन्ग मार्च जब इंशाअल्लाह नाकाम हो जाएगा फिर जाके ये कुछ भी करें, तब जाके वो जो आप रिकन्सिलिएशन या बैठ के बात करने की बात, जब इमरान चारों शाने चित होंगे फिर वो मुज़ाकरात पर आएंगे, और इनका चारों शाने चित होना मैदान में बहुत जरूरी है। इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे कि वो ऐलान करें और निकलें। इनको खुद ही पता चल जाएगा कि अब इनके साथ लोग नहीं जी निकलेंगे। ठीक है, जाहिर है कि आप लोगों की कोशिश ये है कि पब्लिक प्रेशर कम से कम नजर आए इस्लामाबाद में, ताकि ये खुद से ही वीक हो जाए। खुद ही इनके साथ नहीं लोग आएंगे। जी ठीक है, हम तो नहीं ना पब्लिक को जाके मना कर रहे। जी ठीक है। हमने इंतजाम कर लिया है, रबड़ की गोलियां बहुत बड़ी तादाद में, आंसू गैस के शेल बहुत बड़ी तादाद में, कागज के गोले, पानी फेंकने वाली जो किया जा रहा है ना लोगों को कि आप ना आए, खौफजदा कर रही है ना हुकूमत। भाई यानी लोग आके चढ़ दौड़े, सफारत खाने हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, ईवान सदर है, ईवान वजीर आजम है, आम लोग हैं सबसे बढ़ के, जिनका फ्री मूवमेंट, दफ्तरों में जाना, बच्चों का स्कूलों में जाना, ये सब उनका आइन बुनियादी हक देता है। अगर इनको हक देता है मुजाहरा करने का तो पुरअमन देता है। अगर ये पुरअमन मुजाहरा नहीं करेंगे तो हमने लोगों को उनके हुकूक देने हैं और हर कीमत पर देने। जी ठीक है कर्नल साहब, ये इट डजंट मेक सेंस कि इस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं जिस वक्त उनको ये यकीन है कि कोई भी आउटकम उनकी मर्जी का नहीं होगा। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे जा सकते हैं कि जब उनको पता है कि वो लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते, डेट नहीं आ सकती, और शायद अब तो एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट से भी बात आगे बढ़ गई है। तो ये कुछ मामला समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब किसके मशवरे से, कौन है जो ये सारे मामले में हल्लाशेरी दे रहा है? जी, एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जी, मैं तो माओ के लॉन्ग मार्च से लेके आज तक जितने लॉन्ग मार्च हुए हैं उनमें जो एम है और जो गोल है वो यूजुअली 1 पॉइंट होता है और वो बहुत स्पेसिफिक होता है, और वो स्पेसिफिक गोल और उस एम के साथ फिर लोग जुटते आते हैं और वो कुछ कॉज होती है। तो ये तो मैं तो जी मुझे खुद ये मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि ये जो आपने पूछा है कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, पहले सिद्दीक साहब भी कह रहे थे कि देखिए जो एक इंस्टीट्यूशन है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन जिसने जो बहुत आपके इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स को हेड ऑन टैकल कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन जिसमें लोग जो हैं उनका एक मोरल है और उस मोरल का एक लेवल जो है वो मेंटेन ना सिर्फ होता है प्रोफेशनली बल्कि रखा भी जाता है और उसको होना भी चाहिए।
तो वो जो बहुत सारी चीजें हैं, और आप देखिए उनकी कुर्बानियां और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर वो कह भी चुके हैं, DGISPR ने खुद अपनी प्रेसर में भी कह दिया कि जी माजी की चीजें जो कोताहियां हुई हैं या जो भी कुछ हुआ है उसको हम अब अपने शोहदा के खून से भी धो रहे हैं। तो आप इसके अलावा क्या चाहते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो इन चीजों को ठीक किया जाए? तो बेसिकली जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है मेरे ख्याल में बोथ साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, किसी को भी इंस्टीट्यूशंस में, और पर्टिकुलरली आजकल के हालात में जब ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर को देखें, इंटरनल सूरत हाल को देखें, इकोनॉमी को देखें, तो फौज को किसी भी सूरत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर आई थिंक शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो जब वो डिस्कोर्स का हिस्सा बनेगी और अननेसेसरी डिबेट में जाएंगी, और फिर वो अच्छा ये कर्नल साहब आपको क्या लगता है कितना प्रेशर हो जाएगा कि हुकूमत ही ना रहे? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फिर सिस्टम को भी खतरा होगा, तो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? शॉर्टली से आंसर दीजिए, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। बिल्कुल राइट। मैं तो देखें, इससे तो आप देखिए हुकूमत को तो छोड़िए, पहले तो आप मुल्क की फिक्र करें ना जी। आप ये देखिए कि यानी कि आप भी वही कह रहे हैं कि सिस्टम को ही फिर खतरा होगा, फिर सिर्फ हुकूमत की तो मैं सिस्टम की नहीं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, देखिए सिस्टम से भी ऊपर स्टेट आती है, तो स्टेट की आप उस टाइप पे क्यों जा रहे हैं? बहुत पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं। मुल्क के लिए तो नुकसान हो रहा है, अभी भी हो रहा है जी। बिल्कुल, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, डॉलर आज देखें लॉन्ग मार्च शुरू, डॉलर ने फिर उड़ान भर ली है, तो ये हालात हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी, कर्नल रिटायर्ड आबिद साहब आपका भी, सिद्दीक अल फारूक साहब आपका भी। नाजरीन, इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम मजीद तूल पकड़ रहा है और इमरान खान साहब ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। फाइनली उनका जो मंजिल होगी वो इस्लामाबाद होगी। इस दौरान क्या कुछ हो सकता है, हम आपके साथ होंगे हमारे प्रोग्राम्स में, हम आपको तज्जिया और राय देते रहेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।